नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। प्लेसेस इन न्यूज़ हमने शुरू किया है कुछ ही समय पहले। जो भी पेपर दे चुका है इस साल का वो ये ज़रूर समझ गया होगा कि जब तक प्लेसेस इन न्यूज़ नहीं पता होगी, 4-5 क्वेश्चन प्लेसेस इन न्यूज़ से ही आए थे, अगर नहीं पता होगी तो 4-5 क्वेश्चन आपके ऐसे ही छूट जाएंगे। जो कि इस समय आप देख ही रहे हैं यूपीपीएससी 2024 किस प्रकार से गुजरा है बच्चों का। काफ़ी बच्चे निराश हैं कि शायद थोड़ा और समय मिल जाता तो एग्ज़ाम में और थोड़ा बेटर कट ऑफ वो टच कर पाते। हालांकि हमें ये समझना है कि कोई बात नहीं, अगर आपने इस बार का कट ऑफ पार कर लिया अच्छी बात है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम के लिए, क्योंकि 6 से 7 महीने बाकी हैं आने वाले प्रीलिम्स में, तो उसमें किस तरह से हमें क्लासेस करनी है मैं आपको खूब ही बता देती हूँ प्लेसेस इन न्यूज़ की। अगर आपने पहले क्लास ली है तो अच्छी बात है, नहीं ली है तो उनके लिए बता रही हूँ। जो भी हर रोज़ खबरें रहेंगी, 2 से 3 खबरें ऐसी रहेंगी जो कि यूपीपीएससी के एग्जाम के लिए आवश्यक रहेंगी प्लेसेस इन न्यूज़ के संदर्भ से। तो जो भी न्यूज़ रहेगी, जैसे अभी गाज़ा और इजराइल का सीज फायर, हालांकि इजराइल कह रहा है फाइनलाइज नहीं हुआ है, पर अगर इजराइल की तरफ से प्रॉपर हामी मिल जाती तो 19 जनवरी से इन फोर्स में आ जाएगा। तो इससे संबंधित जो गाज़ा पट्टी है उस पर प्रश्न उठ सकते हैं। फिलाडेल्फी कॉरिडोर क्योंकि न्यूज़ में रहा है, इससे प्रश्न उठ सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे, इस पर सारी चीज़ें हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ गाज़ा पट्टी के बाद ग्वांतानामो बे से प्रश्न उठेंगे, और साथ ही साथ दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के क्षेत्र में माइनिंग से लोग फंस गए हैं, जैसे कि आसम में दीमा हसाओ से फंसे हुए थे। यहाँ पे कुछ माइनर्स फंस गए थे, खनन करने के लिए अंदर गए थे इलीगली, वैसे ही साउथ अफ्रीका में भी हुआ है। तो ये सारे प्रश्न उठ सकते हैं। मैप में जब तक आप नहीं देखोगे ना, दिमाग में, स्मरण शक्ति में नहीं रहेगा। तो इसी पर्सपेक्टिव से हम ये क्लास लेके आए हैं कि मैप के थ्रू विजुअलाइजेशन कराएंगे, साथ ही साथ आपको क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे, ताकि आप क्वेश्चंस का भी एक तरह से वो ले सको, आनंद ले सको कि किस प्रकार से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो किसी डीले के बजाय अब चलते हैं आगे फिलाडेल्फी कॉरिडोर के बारे में। माना जा रहा है फिलाडेल्फी कॉरिडोर जो अभी जिस प्रकार से इजराइल और हमास के बीच में सीज फायर हो रहा है, 7 अक्टूबर 2023 से हमास और इजराइल के बीच लगातार युद्ध जारी रहा है। और इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न है ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। उसी से संबंधित फिलाडेल्फी कॉरिडोर काफ़ी न्यूज़ में रहा है। पूछा जा सकता है कि फिलाडेल्फी कॉरिडोर कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो इजराइल और हमास ने अग्री कर लिया है कि अब सीज फायर हो जाएगा, यानी कि युद्ध रुकने वाला है। इजराइल ने हमास के साथ ये डील की है, हालांकि अभी ये डील फाइनलाइज इसलिए नहीं हुई है क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि कंप्लीट डील जब तक मेरे सामने मेरा ऑफिस इंस्टीट्यूट करके अग्री नहीं करा लेता हमास से, तब तक हम इस बात पे चर्चा नहीं कर सकते। हालांकि अगर डील फाइनलाइज हो जाएगी, यानी कि 95% हो चुकी है, और इसको प्रॉपरली अगर फंक्शन में लाया जाए तो 19 जनवरी से सीज फायर ख़त्म हो जाएगा। पर ये आप समझिए, सीज फायर कभी भी वापस से हट भी सकता है। सीज फायर यानी कि युद्ध की स्थिति अगर रुक जाएगी तो हो सकता है वापस से युद्ध शुरू हो जाए। तो इस समय सब फिंगर्स क्रॉस करके रखे हुए हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। चलिए, इजराइल और हमास की बात अगर हम करें, इनका युद्ध असल में चल रहा था 7 अक्टूबर 2023 से, लंबे समय से चल रहा था। और ये तब हुआ जब हमास ने गाज़ा पट्टी से, गाज़ा पट्टी कहाँ है? ये है आपकी गाज़ा पट्टी। ठीक है, ये क्षेत्र गाज़ा का है। अगर आप सामने से ऐसे देखोगे, ये गाज़ा की पट्टी है, बहुत ही छोटी सी स्ट्रिप है ये। ठीक है, ज़्यादातर जो रहते हैं यहाँ फिलिस्तीनी रहते हैं, तो फिलिस्तीनियों की गाज़ा पट्टी है, और यहीं से अटैक होना शुरू हुआ था सदर्न इजराइल में। इन क्षेत्रों में मिसाइल अटैक्स शुरू हुए थे, और ये अटैक्स असल में एक ऑपरेशन के तहत शुरू हुए थे जिसका नाम था ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। अल अक्सा एक मॉस्क है, ये मस्जिद है जो कि वेस्ट बैंक में लोकेटेड है। वेस्ट बैंक में असल में यहूदी, जिनको हम ज्यूस कहते हैं, ईसाई यानी कि क्रिश्चियंस, और साथ ही साथ मोहम्मदन्स, मुस्लिम्स, ये तीनों इस क्षेत्र को कब्जे में रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि तीनों लोगों की नज़र से, तीनों गुटों की नज़र से, तीनों गुटों के दृष्टिकोण से ये धार्मिक महत्व रखता है। अगर मुसलमानों की बात करें तो मक्का और मदीना के बाद अल अक्सा ही है जो कि तीसरे नंबर पे आता है इनके पवित्र स्थलों में। इसके अलावा ज्यूस के लिए फर्स्ट टेम्पल ऑफ सोलोमन यहाँ माना जाता है, और ईसाइयों के लिए माना जाता है कि जीसस क्राइस्ट का बर्थ यहाँ पे हुआ था। अब ये तीनों ही एब्राहमिक रिलीजन है, यानी कि इनके
जो धर्म के जनक हैं ये इब्राहिम रहे हैं। तभी आप सुनते होंगे इब्राहिम जो मुसलमानों में कही जाते हैं वही इब्राहिम बन जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तीनों की, तीनों में सबसे पुराना जो रिलीजन है वो ज्यूज का है और कंपैरेटिवली जो सबसे नया है तीनों में वो इस्लाम का है। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो आप पर्टिकुलरली समझ जाइए कि ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस जो हमले का जवाब दिया गया इजराइल के द्वारा ये ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड के अंतर्गत था, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। तो लगातार यहाँ पे युद्ध 15 महीनों से चल रहा था। अब सीज फायर अगर हो जाएगा तो ये युद्ध रुक जाएगा। तो इसी में जुड़ा हुआ ये फिलाडेल्फी कॉरिडोर है। फिलाडेल्फी कॉरिडोर फिलहाल यहाँ पे जो ट्रूप्स हैं, ये ट्रूप्स किसकी हैं? ये ट्रूप्स इजरायली ट्रूप्स हैं। ठीक है, और माना जा रहा है अगले 50 दिनों में ट्रूप्स इस क्षेत्र को छोड़ देंगी, इजरायली ट्रूप्स चली जाएंगी। हालांकि सीज फायर एक लंबी प्रक्रिया है, ये नहीं कि युद्ध रुक जाएगा का मतलब है कि युद्ध डेफिनेटली रुक जाएगा। अभी भी बहुत लोग डर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि हॉस्टेजेस जिनको कब्जे में लिया गया है उनको पूर्ण रूप से छोड़ने से पहले ही वापस से युद्ध शुरू हो जाए। तो गाजा के भी लोग और साथ ही साथ इजराइल के भी लोग बहुत लंबे समय से परेशान हैं क्योंकि इनके घर के लोग बंदी बनाए गए हैं। तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स, इसको हम कोशिश कर रहे हैं कि फाइनली हो जाए। तो 7 अक्टूबर से चल रही है ये लड़ाई और फाइनली कल्मिनेट हो गई है ये एक सीज फायर में। जो बाइडन को भी थैंक कहा गया है और इजराइल के द्वारा, और ट्रंप को भी थैंक कहा गया है। और जो बाइडन और ट्रंप की टीम कह रही है हम दोनों ने साथ में मिलकर काम किया तब है, और जश्न का माहौल दोनों जगह है। हालांकि डरे भी हुए हैं लोग। तो फिलाडेल्फी कॉरिडोर, जैसे कि आप पहले गाजा पट्टी को समझने की कोशिश करिए। गाजा पट्टी है ये, ठीक है। गाजा पट्टी एक छोटी सी स्ट्रिप है जो भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरेनियन सी और साथ ही साथ इजराइल के बीच में फंसी हुई है। सदर्न स्टेट्स या आप दक्षिण के क्षेत्र में देखेंगे तो ये इजिप्ट के सिनाई पेनिनसुला से ढकी हुई है। तो ये याद रखिएगा, इजिप्ट का ये सिनाई पेनिनसुला है। सिनाई प्रायद्वीप में एक क्रॉसिंग है जिसका नाम आपने बार बार सुना होगा, ये रफा क्रॉसिंग है। रफा क्रॉसिंग से ही बार बार बोला जा रहा था कि इसको खोलिए, क्योंकि बाकी जो 2 क्रॉसिंग है इजराइल में, नॉर्थ में और ईस्ट के तरफ, इसको बंद कर दिया गया था। तो रफा क्रॉसिंग से ही क्या आ रहा था, सारा एड, सारी सप्लाई गाजा में इधर ही से आ रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं गाजा पट्टी में गाजा है, जबालिया है, ये सारे क्षेत्र पूछे जा सकते हैं आपके यूपीपीएससी एग्जाम में। खान यूनुस कहाँ है, गाजा कहाँ है, गाजा तो पता ही है गाजा पट्टी में, जबालिया कहाँ है। इसके अलावा यहाँ पे आश्केलॉन है जो कि इजराइल का पार्ट है, स्तेरोत है, नेतिवोत है। ये सारे क्षेत्र अफेक्टेड थे जो युद्ध से चल रहे थे, युद्ध की वजह से ये सारे क्षेत्र अफेक्टेड थे। तो अगर हम फिलाडेल्फी कॉरिडोर की बात करें, इजराइल कहता है कि ये जो है बॉर्डर का कंट्रोल इजिप्ट के साथ रहे तो, और इजिप्ट और हमारे बीच में रहे तो सही है। यहीं पे आप रफा देख सकते हो, रफा का शहर है और यही रफा क्रॉसिंग है। इजिप्ट का ये सिनाई प्रायद्वीप है। सिनाई प्रायद्वीप याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है ये किसका पार्ट है, ये इजिप्ट का पार्ट है। और इजिप्ट भी नहीं चाह रहा था ये रफा क्रॉसिंग को बहुत लंबे समय से खोले, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता, भले कहने के लिए है कि हम आपके साथ खड़े हैं, पर कोई नहीं चाहता है कि हमारे यहाँ शरणार्थी आए, ये बात तो सत्य है। ठीक है, तो फिलाडेल्फी कॉरिडोर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है। तो अगर हम बात करें इजराइल की, इजराइल देख सकते हैं ये सीमा साझा करता है लेबनान के साथ, सीरिया के साथ, जॉर्डन के साथ, इजिप्ट के साथ। और आप इसके पूर्वी क्षेत्र में देखेंगे, पश्चिमी क्षेत्र में देखेंगे, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में गाजा पट्टी है और पूर्वी क्षेत्र में इसका वेस्ट बैंक है। ठीक है, ये जो क्षेत्र है सीरिया के साथ, ये गोलन पर्वतमाला है, गोलन हाइट्स जिसको कहते हैं, और इसकी ऊंची चोटी है माउंट हरमन। इसको भी हाल ही में 1973 का योम किपुर वॉर जो हुई थी, योम किपुर वॉर के बाद बहुत सालों बाद इजराइल यहाँ पे आके अपने ट्रूप्स के साथ बसा है, क्योंकि हाल ही में हमने देखा कि कैसे सीरिया के बशर अल असद को भगाया गया है, जो कि एक शिया अलावी शिया मुसलमान थे और ये यहाँ बहुत लंबे समय से डिक्टेटरशिप दिखा रहे थे। और यहाँ पे जैसे ही बशर अल असद भागे, इजराइल वापस से 1973 के बाद अपनी ट्रूप्स के साथ यहाँ पहुँच गया था। इसके अलावा पहले भी 1967 की जो वॉर हुई थी, जिसको 6 डेज वॉर कहा जाता है, और 1973 की जो वॉर हुई थी, उसके बाद ही हमने देखा है कि हाल ही में 2023 की जो वॉर है
है बहुत लंबी चली थी। और यहाँ मुद्दा क्या है कि गाजा पट्टी में जिस प्रकार से इजराइल ने अकॉर्डिंग टू नैरेटिव्स कब्जा करके रखा है उसको छोड़ने की बात कर रहे हैं। इजराइल 1948 में ही बनाया, 1948 में ही इजराइल को बनाया गया था, तब फिलिस्तीन को हटा के बनाया गया था। हालांकि जितने भी आसपास के मुसलमान देश थे इस बात से खुश नहीं थे। यहूदियों ने उनके साथ जो विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ, किसी को नहीं भूलने दिया और उन्होंने अपने लिए अलग से एक देश बनवा ही लिया। माना जाता है इंटरनेशनल नैरेटिव में कि इजराइल पहला ऐसा देश है जो कि ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन बना था, धर्म के आधार पर बनाया गया था। ठीक है, इसके अलावा पाकिस्तान भी है, ऑफ कोर्स, हाउ कैन वी फॉरगेट अबाउट पाकिस्तान। ठीक है, तो अगर फिलाडेल्फिया कॉरिडोर की बात करें, ये दक्षिण गाजा पट्टी और मिस्र के बीच में है, बस 14 किलोमीटर लंबा है और 100 किलोमीटर ही चौड़ा है। मुख्य रूप से गाजा पट्टी की सुरक्षा और नियंत्रण के लिए आवश्यक है। ये गाजा पट्टी और मिस्र के बीच में स्थित है, तो ये आपको जानना है, तभी मैंने आपको मैप भी दिखा दिया। ये जो फिलाडेल्फिया कॉरिडोर है गाजा पट्टी और मिस्र के बीच में, सुरक्षित रूप से अपने आप को, यहाँ पे गाजा पट्टी चाहता है कि हम सुरक्षित रहें, तो उसे सुरक्षा के रूप से देखा जाता है। ठीक है, इसके अलावा उद्देश्य ये है कि गाजा पट्टी को मिस्र से जोड़ने वाली सीमा पर निगरानी रहे। गाजा पट्टी में हथियारों की तस्करी को रोकने के लिए यह क्षेत्र अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि बाकी दो क्रॉसिंग क्या है, वो तो इजराइल के साथ है। तो जो गाजा पट्टी में जितने भी वेपन्स आते हैं, बाकी भूमध्य सागर है, गाजा पट्टी में जितने वेपन्स आते हैं इसी क्षेत्र से आते हैं। फिलाडेल्फिया कॉरिडोर में सुरंगें भी बनाई गई थी जिनका उपयोग हथियारों के लिए किया जा रहा था और अन्य सामग्रियों के हस्तांतरण के लिए किया जा रहा था। 1979 के मिस्र इजराइल शांति समझौते के बाद यह क्षेत्र इजराइल के नियंत्रण में आया। अब माना जा रहा है इसको छोड़ा जाएगा। 2005 में इजराइल ने गाजा से वापसी योजना के तहत गाजा और इस कॉरिडोर से अपने सैनिक वापस बुला लिए थे। यह क्षेत्र गाजा में हमास और अन्य समूहों की गतिविधियों के कारण संघर्ष का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि इजराइल का मानना है कि इन्हीं क्षेत्रों से तस्करी होती है। अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीतिक और पश्चिम एशिया की राजनीति भारत के लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए आपके लिए यूपीपीएससी के लिए भी महत्वपूर्ण है। चलिए अभी हम देखते हैं आगे कि इससे संभावित क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, वो देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा फिलाडेल्फिया कॉरिडोर निम्नलिखित में से किन देशों के बीच में स्थित है? इजराइल और जॉर्डन, गाजा पट्टी और मिस्र, सीरिया और लेबनान, इराक और ईरान। तो इसमें बहुत ही इजी होगा ये आंसर देना। ऑफ कोर्स हाल ही में चर्चा में फिलाडेल्फिया कॉरिडोर ये गाजा पट्टी और मिस्र के बीच में है। आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपका कितना सही हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट, फिलाडेल्फिया कॉरिडोर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, क्योंकि कथन संबंधित प्रश्न भी आ सकते हैं। तो पहला है, यह कॉरिडोर गाजा पट्टी और मिस्र के बीच है, उपयोग मुख्य रूप से तेल के परिवहन के लिए किया जाता है, या गाजा पट्टी में हथियारों की तस्करी को रोकने के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं क्या होगा सही आंसर इसका। पहली बात तो गाजा पट्टी और मिस्र के बीच में स्थित है, बिल्कुल सही बात है, पहला सही है। उपयोग मुख्य रूप से तेल के परिवहन के लिए किया जाता है, ये गलत है। ये गाजा पट्टी में हथियारों की तस्करी को रोकने के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाकी दो क्रॉसिंग तो इजराइल के साथ ही है गाजा की। तो पहला और तीसरा सही है, तो ऑप्शन सी यहाँ सही है। फिलाडेल्फिया कॉरिडोर शब्द का मुख्य संबंध किससे है? यूरोपीय संघ और ब्रेग्जिट से, गाजा पट्टी और मिस्र के बीच सीमा सुरक्षा से, अफ्रीका में चीन के निवेश से, या फिर संयुक्त राष्ट्र का शांति मिशन से। करेक्ट आंसर बहुत ही आसान है, गाजा पट्टी और मिस्र के बीच में सीमा सुरक्षा। फिलाडेल्फिया कॉरिडोर का उल्लेख मुख्य रूप से किस भू राजनीतिक मुद्दे से संबंधित है? ऐसे ही प्रश्न आते हैं, वन वर्ड आते हैं, ज्यादा आपको इसमें स्टेटमेंट बेस भी कम ही मिलेंगे, बट मैंने इसलिए ऐड कर दिया। मान लीजिए अगर आपको देना है तो आप याद रखें। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा कि अरब इजराइल संघर्ष, रूस यूक्रेन विवाद, अफगानिस्तान शांति। इसमें बेस्ट ऑप्शन अरब इजराइल संघर्ष है। क्यों अरब इजराइल? क्योंकि इजिप्ट भी एक अरेबिक कंट्री है, वो अपने आप को अरेबिक कंट्री ही बोलती है। अरब एक बेसिकली एथनिसिटी है, और अरेबिक देशों के बीच में और इजराइल के बीच में यही लड़ाई है कि आप क्यों नहीं छोड़ते हैं गाजा पट्टी को। तो फिलाडेल्फिया कॉरिडोर उसी से संबंधित है। चलिए दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं। हाल ही में हॉरिफिक क्रैकडाउन हुआ है। 78 बॉडीज एक माइन से निकाली गई हैं, यानी कि ये माइनर्स इलीगली वहाँ काम कर रहे थे। कौन सी माइन में? यहाँ पे एक माइन है, उसके अंतर्गत स्टिल्टोनफिन माइन करके एक जगह है, वहाँ पे ये कार्य कर रहे थे। अब इनकी डेथ हो गई। क्यों? क्योंकि ये जो जिस तरह से वहाँ खनन कर रहे थे, ये पहली बात तो शारीरिक रूप से भी खतरा था, और गवर्नमेंट ने उसको छोड़ दिया था। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि भारत में भी जो आसाम का क्षेत्र है, दीमा हसाओ में भी आपने देखा होगा, असम के क्षेत्र में यहाँ पे भी खनन होता है, और जिस माइनिंग का प्रयोग होता है वो रैट होल माइनिंग होती है। रैट होल माइनिंग
यानी कि चूहे जैसे बिल बनाते हैं ना, उसी तरह का रैट होल बना लेते हैं। और क्योंकि डीप माइंस होती है, कभी कभी क्या होता है, एक्सकवेशन या खुदाई की वजह से कभी कभी यहाँ इस क्षेत्र में ज़्यादा खोदने की वजह से पानी भर जाता है, और पानी भरने की वजह से वहाँ जितने बेचारे माइनर्स हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। 2014 में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने, इसको याद रखिएगा, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल था ये, तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने कह दिया था कि अब किसी भी प्रकार से रैट होल माइनिंग भारत में नहीं होगी, क्योंकि रैट होल माइनिंग जान के लिए खतरा होता है। पर बहुत सारे क्षेत्रों में, चाहे वो भारत हो चाहे वो किसी और देश की बात करें, रैट होल माइनिंग अभी भी प्रचलित है। तो अगर हम बात करें, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग माइंस हैं, बट यहाँ पे आप देखोगे साउथ अफ्रीका में बहुत सारे खनिज हैं। इस वजह से यहाँ पे आपको गोल्ड के माइंस मिल जाएंगे, आपको डायमंड के माइंस मिल जाएंगे, और कई बार ऐसा होता है यहाँ इलीगल माइनिंग भी होती है। तो फिश माइन है यहाँ पे, कॉफ़ी फाउंटेन माइन है, सबसे इम्पॉर्टेंट माइन है मोपनेक माइन। ये 3 से 4 किलोमीटर गहरी है और सबसे गहरी माइंस में से एक है, ठीक है। इसके अलावा कुलियन माइन भी है यहाँ पे, वेनेशिया माइन भी है। ये अलग अलग माइंस हैं, कुछ डायमंड्स की हैं, कुछ गोल्ड की हैं। तो अगर बात करें दक्षिण अफ्रीका में सबसे अधिक जो चीज़ें मिलती हैं उनकी बात करते हैं। दक्षिण अफ्रीका को पहले सोने का देश कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पे सोना बहुत पाया जाता है, खनन से निकलता है। इसके अलावा विटवाटरसैंडर्स विश्व का सबसे बड़ा सोने का भंडार है। विटवाटरस्ट्रैंड याद रखिएगा, ये कहाँ पे है, विटवाटरस्ट्रैंड, ये दक्षिण अफ्रीका में ही है। सोने के उत्पादन में विश्व में लंबे समय तक नेतृत्व भी रखा। किम्बरली माइंस जो हैं और प्रीमियर माइंस जो हैं, ये हीरे के लिए प्रसिद्ध हैं। प्लैटिनम ग्रुप की जो धातुएं हैं, यहाँ प्लैटिनम भी मिलता है, और यहाँ पे बुशवेल्ट कॉम्प्लेक्स में जो विश्व का सबसे बड़ा प्लैटिनम भंडार भी है, ये दक्षिण अफ्रीका में ही स्थित है। इसके अलावा क्रोमाइट और मैंगनीज भी मिलता है, जो पश्चिमी और उत्तरी केप क्षेत्र में मिलता है। कोयले भी आप देखोगे तो विटबैंक माइन में और हाईवेल्ड कोयला खदान, ये इंपॉर्टेंट है। मैच द फॉलोइंग आ सकता है इसमें से कि कौन सी माइन किस खनन के लिए उपयोगी होती है, ठीक है। लॉ आयस भी मिलते हैं यहाँ पे, सीशन माइन और थाबाजिम्बी खदानें बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं, ये लोहे से संबंधित है। इसके अलावा खनन उद्योग दक्षिण अफ्रीका की जीडीपी में बहुत बड़ा हिस्सेदार है। इसी वजह से यहाँ लीगल और इलीगल माइनिंग दोनों होती है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है। तो एल्यूमिनियम, प्लैटिनम, बॉक्साइट, तांबा। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि ये प्लैटिनम में अगर आप देखें पहले स्थान पर है, तो प्लैटिनम यहाँ पे सही आंसर होगा। चलिए आप में से आई होप सबने आंसर सही दिया हो, प्लैटिनम विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका में सोने के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बुशवेल्ट कॉम्प्लेक्स, विटवाटरसैंड, किम्बरली या फिर वेट बैंक। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, और जितने बच्चे मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में सही देंगे उनका नाम लिया जाएगा। इसी प्रकार की 2 से 3 न्यूज़ मैं रोज़ लेके आऊँगी आपके लिए। धन्यवाद।